आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पद्मा अवार्ड्स जो है वो अनाउंस हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स की। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, और हम उन लोगों की भी बात करेंगे उन्होंने क्या क्या किया है जो इनको इतना बड़ा सम्मान। आपको बताइए ना कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है। भारत रत्न इस बार किसी को नहीं मिला। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। अगर आप आउटस्टैंडिंग काम करते हैं तो आपको ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, कोई भी भारत का नागरिक ये अवार्ड्स ले सकता है, बस आपको अपनी फील्ड में एक्सेल करना है। तो हम बात करेंगे दोस्तों पद्म विभूषण रेसिपिएंट्स की, हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम पद्म भूषण रेसिपिएंट्स को भी देखेंगे। रिपब्लिक डे है आज, 26 जनवरी है। बहुत बहुत बधाई आपको। इस दिन भारत के नागरिकों को ताकत दी गई थी। आपको पता है ना कि हमारा जो संविधान है उसमें नागरिक जो है ना वो केंद्र पे, हर जितनी मशीनरी, अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, वो सब आपके लिए काम करती है और ये ताकत आपको संविधान देता है। तो बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। मैंने रिपब्लिक डे पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं और यूपीएससी की हमारी टेस्ट सीरीज आती है, जरूर आप अवेल करें। काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स है। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं और जब मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी 119 है। हम यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करेंगे, सबके बारे में तो डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं है। पद्म विभूषण 7 महानुभाव को दिया गया। इसमें शिंजो आबे भी शामिल हैं। शिंजो आबे की मैंने पूरी बायोग्राफी रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा। फिर पद्म भूषण आप देखिए, ये हम इस पे आएंगे दोबारा। पद्म अवार्ड्स जो है आपको पता ही है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है जो हमारे देश में दिए जाते हैं। और इस बार 25 जनवरी को अवार्ड्स अनाउंस किए गए। 3 कैटेगरीज होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, और इन सबके ऊपर आता है भारत रत्न, ठीक है। और बहुत सारे फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं तो आपको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो इस बार शिंजो आबे को मिला, एसपी बालासुब्रमण्यम को मिला, हालांकि इनका भी हाल ही में देहांत हुआ था, तरुण गोगोई को मिला, सुमित्रा महाजन को मिला और रामविलास पासवान को मिला। ज्यादातर लोगों की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की हुई है। अब ये जो अवार्ड है कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मार्च अप्रैल में ये दिए जाते हैं। लेकिन इस बार 119 पद्म अवार्ड्स को अप्रूव किया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्म श्री हैं। हम बेसिकली यहां पे पद्म विभूषण अवार्डीज की बात करेंगे। जो आबे, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। अब आप सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन देखिए हमारे पास अथॉरिटी है कि हम दूसरों को भी, दूसरे देश के नुमाइंदों को भी दे सकते हैं अवार्ड। भारत रत्न नेल्सन मंडेला को भी मिला है ना, और ये सारे देश करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो सब भारतीयों को भी मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है। तो शिंजो आबे की बात करें, देखिए इनकी बायोग्राफी मैंने पूरी रिव्यू की है। अभी तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, इनको बीमारी है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब इनको अल्सर है। ये इनकी पारिवारिक बीमारी है, बेसिकली इनके परिवार को होती है। काफी अच्छे खासे परिवार से आते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल फैमिली रही है। आपको पता ही है ना, जापान, जापान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। एक समय जापान जो था वो बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी थी। 1860 में फिर जापान की इकोनॉमी खुली और उसके बाद फिर जापान ने मेजी रेस्टोरेशन पे, मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, जापान को एक तरीके से पूरा रीऑर्गेनाइज कर लिया। और 1889 तक जापान की एक अपनी आर्मी तैयार थी। और वो जापान की इंपीरियल आर्मी इतनी क्रूर थी कि एक साइड से शुरू किया और बैंड बजाना, मतलब सबकी बैंड बजाते रहे, ठीक है, चाइना की, सबकी, मतलब रशिया की बैंड बजा दी। तो जापान का पूरा कब्जा हो गया था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, जापान एकदम सन्नाटे में आ गया था कि जापान को पता ही नहीं था उसको करना क्या है। लेकिन लीडर्स कमाल के थे। अमेरिका का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका ने बोला कि देखो, हमने तुम पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, इनडायरेक्टली मतलब यही मतलब था। बहुत सारे आर्टिकल्स है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको शिंजो आबे भी कहते हैं, हम हटा देंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि अमेरिका ने हाथ पकड़ा जापान का कि नहीं परेशान मत हो, चलो ठीक है, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, लेकिन हम तुमको आर्मी देंगे। अब तुम पे कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तो जापान इसीलिए इतना डेवलप्ड है कि उसको आर्मी पे खर्चा नहीं करना पड़ता। अच्छा ही है भैया, जापान कभी अपनी आर्मी ना बनाए। जिस दिन उसने अपनी आर्मी बना ली ना, उस दिन वो फिर से पूरी दुनिया की बैंड बजा देगा, क्योंकि ये लोग तो पता नहीं क्या क्या बना लेंगे, है ना। बहुत टैलेंटेड है जापानी। तो जापान जो है, जापान को आर्मी पे खर्च करना ही नहीं पड़ता, पूरा इकोनॉमी पे खर्च। आपको पता है ना कि जापान जो है 4 आइलैंड से मिलकर बना है। तो शिंजो आबे जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं और काफी पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस से इनकी डिग्री है। उसके बाद काफी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, इन्होंने काम भी किया है स्टील कंपनी में। अमेरिका भी गए हैं पढ़ने, उसके बाद अमेरिका से वापस आए, फिर उसके बाद इन्होंने
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो जापान की बहुत बड़ी पार्टी है उसको ज्वाइन किया, ज्यादातर उन्हीं की ही सरकार बनती है। फिर वहां के प्रेसिडेंट रहे 2005 से 2006 तक, बड़े इंपॉर्टेंट। फिर इनको यही जो अभी बीमारी हुई ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उस समय भी इनको ये उसके सिम्टम्स दिख गए थे, तो इन्होंने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। 2012 में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। आपको बता दो कि शिंजो आबे जापान के अभी तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 2012 से लेकर 2020 तक लगातार 8 साल तक इन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। लोगों ने इनको भर भर के पसंद किया। एक इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। और इनको इसलिए भी देखिए, इनको इसलिए दिया है हमने प्राइज क्योंकि भारत और जापान के रिलेशन बहुत ही कमाल के शानदार है ना। और इसमें बहुत बड़ा हाथ शिंजो आबे का है, जिन्होंने भारत को हमेशा दोस्त की तरह देखा है। आप क्वाड इनिशिएटिव जानते ही हैं, इधर जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत साथ में मिलके चाइना को काउंटर कर रहे हैं, और जापान भी चाइना से बहुत तंग आ चुका है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ना। देखिए, चाइना का आज का इंस्टांस, जापानियों ने चाइना को तो काट डाला था ना एक तरीके से 1990s में, लेट 1990s में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में, सेकंड साइनो जापानीज वॉर, जापानी आर्मी तो पूरी पागल थी। वो तो चाइना के लोगों को पकड़ती थी, जिंदा जला देती थी। रेप्स ऑफ नैनकिंग पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर, उस पर किताब पब्लिश हुई, आप पढ़िएगा। तो जापानी इतने खतरनाक थे कि चाइना बोलता है कि भैया हम इतना ह्यूमिलिएट हो गए, अब हम ह्यूमिलिएट नहीं होंगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं वक्त बदल गया है, तो अब वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, देशों को भी चलना चाहिए। लेकिन चाइना ये मानता ही नहीं है। तो जापान वैसे ही बहुत परेशान है चाइना से। तो इसीलिए भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंस फील्ड में हम काम करते हैं, उसमें शिंजो आबे का अभी पिछले साल ये हटे हैं, जब ये बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तो शिंजो आबे की मैंने पूरी बायोग्राफी रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक एक चीज बहुत ही अच्छे से बताई हो, 1 घंटे का सेशन है। उसके बाद जो सेकंड है, जिनको पद्म विभूषण मिला है, डॉक्टर बेले मोनापे हेगड़े। अब ये है डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑथर, इतनी सारी किताबें लिखी हैं दोस्तों मेडिकल प्रैक्टिस पे कि क्या बताए। हाईली क्वालिफाइड, मणिपाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं दोस्तों। इनको इससे पहले 2010 में पद्म भूषण मिला था, और इस बार इनको पद्म विभूषण मिला है। साथ ही साथ डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, देखिए डॉक्टर बीसी रॉय को भारत रत्न मिला हुआ है। उनकी बायोग्राफी में, भारत रत्न जिनको अवार्ड किया गया उन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो वो डॉक्टरी की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो एक तरीके का डॉक्टरी फील्ड में भारत रत्न या नोबेल प्राइज है। तो इनको वो अवार्ड भी मिला है। हाईली क्वालिफाइड इंसान है दोस्तों, इतनी सारी पोस्ट पे हैं, इतने सारे कॉलेजेस में इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। और जो इन्होंने पढ़ाई की है वो अपने आप में ही बहुत कुछ, जो इनकी रिसर्च है वो अपने आप में ही बहुत कुछ बोलती है। हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चेयरमैन रहे हैं भारतीय विद्या भवन के। उसके बाद एडिटर रहे हैं चीफ ऑफ द मेडिकल जर्नल, जर्नल ऑफ द साइंस ऑफ हेडलाइन आउटकम्स। पद्म भूषण इनको मिला हुआ था। उसके बाद कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड, अब आप गिनते रहिए। स्टैनली मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में ही है, मेरे शहर में है, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉटसन, और मणिपाल यूनिवर्सिटी के तो वाइस चांसलर रहे ही हैं। साथ ही साथ एजुकेशन उन्होंने कहां से की, एमबीबीएस किया इन्होंने स्टैनली मेडिकल स्कूल से, फिर एमडी किया इन्होंने केजीएमसी, फिर एफआरसीपी किया इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से। उसके बाद दोस्तों एफएसीसी किया इन्होंने, एफआरसीपीजी किया, फिर एफआरसीपीई, अरे बाप रे, एफआरसीपीआई, एफएएमएस। इतनी ज्यादा पढ़ाई की इन्होंने कि मतलब डॉक्टर का राइट लेफ्ट सेंटर पूरी खुद में ही एक किताब है। और इसी दौरान दोस्तों इन्होंने अभी अगर बात करें, ही इज ऑल्सो एन इलेक्टेड फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। अभी अगर हम बात करें तो एडिटर इन चीफ ऑफ मेडिकल जर्नल है, सीनियर कंसल्टेंट है ये पीएमडीआरसी, चेयरमैन है भारतीय विद्या भवन के, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है डीवाई पाटिल विद्यापीठ के, इससे पहले को चेयरमैन, वाइस चांसलर, बहुत सारी पोस्ट दोस्तों आप देखेंगे ना, बहुत कुछ इन्होंने किया है। नैनो पार्टिकल्स पे काम किया है, क्वांटम हीलिंग पे बताते हैं कि क्वांटम हीलिंग ऐसी टेक्निक है जो कितना भी बीमार इंसान हो वो दोबारा वापस उस पर आ सकता है। तो इसीलिए इनको पद्म विभूषण दिया गया। एसपी बाल सुब्रमण्यम के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, हाल ही में इनका देहांत हुआ, और ये इनको पोस्थुमसली मरणोपरांत ये अवार्ड, इस बार पद्म भूषण और पद्म विभूषण मरणोपरांत भी दिए गए। तो एसपी बाल सुब्रमण्यम शानदार गायक, हम इनकी बात करते हैं। 1946 नेल्लोर में पैदा हुए, मद्रास प्रेसिडेंसी में। शानदार करियर रहा है दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था। और एसपी बाला सुब्रमण्यम की सबसे बड़ी बात है ना, ये रिकॉर्ड बनाते थे, है ना।
उपेंद्र कुमार के लिए 1981 में इन्होंने सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार 21 गाने गाए, जो अभी तक रिकॉर्ड है। इन्होंने एक दिन में 16 हिंदी सॉन्ग्स और 19 तमिल सॉन्ग्स गाए, जो एक और रिकॉर्ड है। इनको बहुत सारे 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों। इनको 21 स्टेट नंदी अवार्ड्स आंध्र प्रदेश ने दिए हैं। साथ ही साथ ऐसा बोला जाता है कि इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। सबसे ज्यादा 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। हम आपके हैं कौन के गाने तो कोई भूल नहीं सकता। मेरे रंग में रंगने वाली, पहला पहला प्यार है। हिंदी सॉन्ग्स भी इतनी बेहतरीन आवाज, इतनी खूबसूरत आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। 2020 में दोस्तों, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। चेन्नई में इनका देहांत हुआ कोविड-19 की वजह से। साथ ही साथ मैं बता दूं इनको और कौन से अवार्ड्स मिले हैं। इनको 2016 में सिल्वर पीकॉक मेडल इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला। पद्मश्री इनको 2001 में ऑलरेडी मिल चुका है। पद्म भूषण भी इनको 2011 में मिल चुका है, और अभी पोस्टमसली पद्म विभूषण दिया गया है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, श्री नरेंद्र सिंह कपानी। 31 अक्टूबर 1926 मोगा पंजाब में जन्मे नरेंद्र सिंह कपानी। बैचलर्स डिग्री ली इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पीएचडी की इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर एज वेल। फाइबर ऑप्टिक्स का टर्म जो है वो इन्होंने ही इजाद किया। वही फाइबर ऑप्टिक्स आज जिससे पूरी दुनिया चल रही है, नेटवर्किंग चलती है, इंटरनेट चलता है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी इनको बोला जाता है। काफी ज्यादा पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर, इन्होंने बहुत सारी कंपनीज बनाई। पहले भारत में थे, फिर बाद में अमेरिका चले गए, और उसके बाद अमेरिका में ही इनको भी पोस्टमसली दिया गया है। आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में इनका देहांत हो गया, मतलब अभी हाल ही में पिछले ही महीने इनका देहांत हुआ। तो नरेंद्र सिंह कपानी की अगर हम बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशंस, लेजर्स, उसके बाद बायोमेडिकल, सोलर एनर्जी, इन सब में इनका बहुत जबरदस्त योगदान है। 100 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि ये फेलो रहे हैं कहां के, रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांटेज ऑफ साइंस, यहां के भी फेलो रहे हैं। इनकी 1960 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई ऑप्टिक्स। उसके बाद फिर कैप्ट्रॉन 1973 में 1990 तक रहे, फिर उस कंपनी को बेच दिया। फिर K2 ऑप्ट्रॉनिक्स, ये सब ऑप्टिकल फाइबर में ही काम करते थे दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स में काम करते थे। और इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया भी है और फाइबर ऑप्टिक्स में लगाया भी है। अब जो आप देख रहे हैं ना कि फाइबर ऑप्टिक्स मतलब नेटवर्किंग के, कम्युनिकेशन के, लेजर टेक्नोलॉजी के शानदार नमूने, नरेंद्र सिंह कपानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ दोस्तों, ये प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में इन्होंने पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में इन्होंने पढ़ाया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग स्कॉलर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इनको बोला जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स लिखे इन्होंने, जिसकी वजह से इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला। 94 साल के थे, और कैलिफोर्निया अमेरिका में इनका देहांत हुआ। अगले हैं मौलाना वाहिदुद्दीन खान। आपको बता दूं इनको पद्म भूषण, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। पद्म भूषण इनको 2000 में दिया गया। इस्लामिक स्कॉलर है, कुरान की कमेंट्री पे फेमस है। इन्होंने कुरान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इन्होंने मैगजीन अल रिसाला निकाली जिसका नाम ही है मैसेज। शानदार काम किया है इन्होंने। 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में इनका नाम है। आजमगढ़ यूपी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो इनकी मैगजीन है 1976 में इन्होंने शुरू की अल रिसाला। उसके बाद फिर उसमें इंग्लिश का, वही मैगजीन पहले उर्दू में की, फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन आया, इंग्लिश में शुरू हुई 1983 में, और 1990 में उसका हिंदी वर्जन आया। इस्लाम में चैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम में वुमेन के राइट्स कितने ज्यादा है, एक तरीके से कुरान का असली इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझना है, मौलाना वाहिदुद्दीन को पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़िए। और यहां पे दो लेजेंड्स, दलाई लामा और मौलाना वाहिदुद्दीन एक ही फ्रेम में है, इसीलिए मैंने ये पिक को लगाया है। आपको बता दूं कि दलाई लामा की बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है की हुई है। तो इनको पद्म भूषण ऑलरेडी दिया जा चुका है, और अब सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया है। 1 जनवरी को इनका बर्थडे है, आपको पता है 1925, 1 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ, न्यू ईयर के दिन। कमाल है, बर्थ डेट भी कई बार मतलब संजोग से मिलती है। फिर उसके बाद श्री बीबी लाल, ये आर्किटेक्ट हैं। बीबी लाल की बात करें तो इनको भी पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। अच्छा, आपको बता दूं कि मौलाना वाहिदुद्दीन ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। तो बीबी लाल जो हैं वो हिंदुत्व रिविजनिस्ट हैं। जो हिस्ट्री है हमारी,
थ्रू आर्कियोलॉजी लगातार ये बताते रहते हैं और ये बहुत ही साइंटिफिक डेटा देते हैं। बीबी लाल की बात करें, इनको भी पद्म भूषण 2000 में दिया गया है। शानदार इनका सुपर्ब करियर रहा है, संस्कृत के स्कॉलर रहे हैं। आपको मैं इनके बारे में बताता हूं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1968 से 72 रहे हैं। यूनेस्को की बहुत सारी कमिटीज में क्या कहते हैं कि यूनेस्को की काफी सारी कमिटीज में इन्होंने काम किया है। उसके बाद इनकी डिग्री है, संस्कृत से इन्होंने डिग्री ली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद ही ये आर्कियोलॉजी में लग गए। इन्होंने दोस्तों हस्तिनापुर पे काम किया 1950 से 52 तक। भैया वही हस्तिनापुर जिसके लिए महाभारत लड़ी गई थी, महाभारत ही यहीं से शुरू हुई है। और उसके बाद इन्होंने पेंटेड ग्रे वेयर पीडब्ल्यूजी यमुना दुआब में वहां पे काम किया। फिर उसके बाद कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, सिटाडेल, अलग अलग जगह पे भारत में भी, भारत के बाहर भी इन्होंने काम किया। और 1975 का जो इनका प्रोजेक्ट था रामायण पे, मतलब रामायण में आपको पता ही है कि अयोध्या, उसके बाद श्रृंगावेरपुर, फिर चित्रकूट और भारद्वाज आश्रम और श्री राम जन्मभूमि। अभी यस, श्री राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद के नीचे जब खुदाई करके देखा कि यस रिमेन्स तो थे, इन्होंने ही खोज के निकाला है ये, और इन्हीं के ही एविडेंस जो है ना वो पेश भी किए गए। तो ये सारी साइट्स इन्होंने खोज के निकाल ली आर्कियोलॉजी की ताकत से। तो इसीलिए इनको इतने अवार्ड दिए गए हैं। 20 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं और एक इंटेलेक्चुअल है, भारत के नगीने हैं, जिसकी वजह से इनको पद्म भूषण तो पहले ही दिया गया था, अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है। आखिरी जो है जिनको पद्म विभूषण मिला वो है श्री सुदर्शन साहू। ये स्कल्पचर है, मूर्तिकार, रेत से मूर्तियां बनाते हैं और इनकी मूर्तियां इतनी प्रचलित है कि इन्होंने अपना ही म्यूजियम बना लिया पुरी में ही जन्मे हैं ये, अभी 83 साल के हैं। तो वहां पे इनका म्यूजियम है और गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव करने के लिए इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल भुवनेश्वर 1991 में बनाया। इनका शानदार काम रहा है जिसकी वजह से इनको पद्म विभूषण दिया गया। ये तो 7वां पद्म विभूषण अवॉर्डी की हमने बात कर दी, देख लीजिए लिखा हुआ है आपके सामने। उसके बाद आप ये देख सकते हैं पद्म भूषण, पद्म भूषण तरुण गोगोई को मिला है। इनकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। सुमित्रा महाजन जो कि अगेन पब्लिक अफेयर स्पीकर रही हैं, निपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान पोस्थुमस। देखिए तरुण गोगोई और रामविलास पासवान ही पोस्थुमस है, मरणोपरांत रामविलास पासवान की भी अभी पिछले ही साल उनका देहांत हुआ था, इनकी भी बायोग्राफी हमने रिव्यू की है। केशु भाई पटेल, अगेन ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो ये भी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। कालबे सादिक पोस्थुमस, तो इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला। फिर पद्मश्री की बात करें तो 102 और है, तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैंने सोचा कि जिनको पद्म विभूषण मिला है उनकी बायोग्राफी, मतलब एक शॉर्ट बायोग्राफी, उनके अचीवमेंट्स क्या है वो आपके सामने जरूर लेके आऊं। आखिरी में ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। अभी 13,200 सब्सक्राइबर्स हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।